दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा होती है अफगानिस्तान में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट और इस इलाके को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। दोनों जगह से ड्रग्स का भयंकर कारोबार होता है। इन दोनों देशों के बीच में फंसा हुआ हमारा प्यारा भारत देश। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग कैपिटल किस जगह को कहा जाता है? मणिपुर की एक जगह मोरिको। ये जगह भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है। भारत के साथ म्यांमार की 1640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से 400 किलोमीटर की सीमा मणिपुर से सटी हुई है। पिछले कुछ सालों में मोरे टाउन में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई हैं। मणिपुर के टेक्नोपॉल जिले का एक टाउन है मोरे। मणिपुर के पहाड़ी इलाके अफीम की खेती के लिए बदनाम है। टेक्नोपॉल सहित उखरुल, सेनापति, कामपोक्पी, कामजोंग और चुराचांदपुर में अफीम की खेती होती है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। स्पेशल एंटी ड्रग्स यूनिट नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर यानी कि NAB के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2023 तक मणिपुर के 18,664 एकड़ भूमि पर हो रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इन 6 सालों में NDPS एक्ट के तहत मणिपुर से 2,518 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 18,664 एकड़ की खेती सरकार की पकड़ में आई है। वास्तविक आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। 2017 से 2023 तक का डेटा ये भी बताता है कि कुकी और चिन एरिया में सबसे ज्यादा पॉपी प्लांटेशन यानी कि अफीम की खेती होती है। और मणिपुर में अफीम की खेती का मुद्दा बहुत बड़ा है, हमारी आपकी सोच से भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं। ड्रग फ्री इंडिया बनते बनते समय लगेगा, मगर हम ड्रग फ्री मणिपुर निश्चित बना देंगे। मणिपुर विधानसभा में भी अफीम की खेती का मुद्दा उठ चुका है। इम्फाल के लगभग हर गली नुक्कड़ पर आपको नशा मुक्ति की बात करने वाले ऐसे कई पोस्टर्स दिख जाएंगे। इससे पहले कि आप कुकी जोमी समुदाय के लोगों को अपराधी के नजरिए से देखना चालू कर दें, आपको बता दूं कि खेती करने वाले लोगों के लिए अफीम जल्दी पैसा बनाने का एक जरिया मात्र है। वे ना तो इसके बीज ला सकते हैं और ना ही ग्राहक खोज सकते हैं। इस काम में मदद करते हैं मणिपुर के ड्रग लॉर्ड्स, मिलिटेंट ग्रुप्स और इनको प्रोटेक्ट करते हैं माफिया, जिनको शह मिली हुई है पॉलिटिशियंस की, जो मणिपुर के सिस्टम में पूरी तरह से जमे हुए हैं। इन ड्रग माफियाओं के सिस्टम पर पकड़ इतनी मजबूत है कि साल 2018 में ASP रही वृंदा खाउनाउजम ने इस ड्रग नेक्सस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। कई पावरफुल लोगों के नाम सामने लाए। इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला, लेकिन इस केस में सभी बरी हो गए और निराश होकर वृंदा ने अपना अवार्ड भी लौटा दिया। वृंदा के आरोप चौंकाने वाले थे। उनके मुताबिक सभी ने उनके काम की प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही इस ड्रग के खेल के बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने पकड़ना शुरू किया, उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा। 19 जून 2018 को उन्होंने एक पुलिस टीम के साथ बीजेपी के मेंबर और कथित तौर पर ड्रग लॉर्ड लुओ सेई जो को पकड़ा। तो कथित तौर पर उनके पास 4,595 किलो हेरोइन, 2,80,000 से ज्यादा मेथाम्फेटामीन और कैफीन की गोलियों के साथ 57 लाख कैश और 95,000 पुरानी करेंसी के नोट मिले थे। कुकी समुदाय से आने वाले लुओ सेई जो को 6 महीने जेल में रहना पड़ा था, लेकिन चार्जशीट फाइल होने के 4 दिन बाद ही मणिपुर की इंडिया NPSC कोर्ट से बेल मिल गई। वृंदा ने मणिपुर हाईकोर्ट में जाकर एक एफिडेविट दिया और कोर्ट को बताया कि कैसे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जो को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मणिपुर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट असनी कुमार मोइरांगथेम के जरिए उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इसी साल फरवरी में दिल्ली से एक मणिपुर के पॉलिटिशियन का सौतेला भाई 50 किलो ड्रग के साथ पकड़ा गया था। 28 लाख की आबादी वाले मणिपुर में 1,40,000 लोग ड्रग्स की चपेट में हैं। मतलब मणिपुर में ड्रग्स का इशू कोई छोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री तक के शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में है, उसकी टॉप लीडरशिप को इसकी जानकारी तक ना हो। ड्रग्स का पैसा है, अकूत है, जो भी इन्वॉल्व होगा उन सबको इसका फायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार से मणिपुर में आए हुए चिन शरणार्थियों की। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद बड़ी संख्या में भारत में चिन शरणार्थी आए हैं। म्यांमार में कई मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो वहां की मिलिट्री के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में 4,000 से लेकर 10,000 तक रिफ्यूजी कैंप्स ऐसे हैं जिनमें चिन शरणार्थी रह रहे हैं। ध्यान रहे कि मणिपुर और मिजोरम में भी चिन समुदाय के लोग रहते हैं और म्यांमार में भी। चिन शरणार्थियों का कल्चर, शारीरिक बनावट कुकी समुदाय के लोगों से मिलती है, इसलिए दोनों में अंतर बताना मुश्किल होता है। कुकी समुदाय के लोग चिन शरणार्थियों का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि चिन, कुकी और जोमी समुदाय के लोग मिलकर एक साथ मणिपुर के इस सिविल वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें मिलाकर ZO जाओ कम्युनिटी भी कहा जाता है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि जो चिन शरणार्थी म्यांमार से आए हैं वे ही मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पार म्यांमार से हथियार ला रहे हैं और ये
मानसून के जस्ट बाद वाला सीजन अफीम की खेती का होता है, इसलिए बॉर्डर बना लिए गए हैं ताकि पहाड़ों पर वे आराम से अफीम की खेती कर सकें, पैसे जुटा सकें और म्यांमार में लड़ रहे चीन लड़ाकों की मदद कर सकें। वहीं कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार और मैतेई समुदाय के लोग मिलकर ड्रग लॉर्ड्स माफियाओं को पकड़ने के बजाय ड्रग पेडलर्स को निशाना बना रहे हैं और कुकी समुदाय के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अगर मुद्दे पर गौर करें तो दोनों तरफ के लोगों की बातें काफी हद तक सच हैं। ये सच है कि जो चीन शरणार्थी म्यांमार से भारत में आए हैं उनमें से ज्यादातर नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और ऐसे लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं ये ड्रग लॉर्ड्स और उनसे अफीम की खेती जैसे इलीगल काम कराते हैं। इसका फायदा इन माफियाओं को खूब होता है क्योंकि दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी को पकड़े जाने का डर होता है, जिसका फायदा उठाकर ये ड्रग माफिया कम पैसे में उससे मजदूरी कराते हैं। मजदूर को काम मिल जाता है और माफिया को चीप लेबर। और जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस तरह से टॉप लीडरशिप और सिस्टम के लोग भी इसमें शामिल हैं, इसलिए कारोबार चल रहा है। लेकिन इस कारोबार का एक महत्वपूर्ण पहलू और है जो मणिपुर के आम लोगों की समस्या बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और कई बार जंगलों में लोग आग भी लगा देते हैं ताकि खेती के लिए जमीन तैयार की जा सके। इस साफ की गई जमीन पर अफीम की खेती भी कई बार होती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से मणिपुर घाटी यानी प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका एक वाजिब डर है कि पेड़ होते हैं तो वे जड़ों में बारिश का पानी सोखते हैं, पानी को रोकते भी हैं ताकि प्लेन एरिया में फ्लड ना आए और पीने के लिए पानी भी साल भर मिलता रहे। लेकिन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से लेकर साल 2022 तक ट्री कवर एरिया में 13% की कमी आई है। सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई चुराचांदपुर जिले में हुई है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मणिपुर का वाटर लेवल नीचे चला गया है और बारिश का पैटर्न भी काफी बदल गया है और साउथ एशिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक लोकताक लेक का वाटर लेवल ऊपर हो रहा है क्योंकि जंगल कटाई की वजह से पानी बिना रुके सीधे नदियों में जा रहा है जो अपने साथ मिट्टी और कचरा बहाकर लोकताक लेक में ले जाती हैं, जिससे लोकताक की गहराई कम हो रही है और पानी ऊपर आ रहा है। पानी ऊपर आने की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां किसान पहले खेती किया करते थे वे अब डूब चुके हैं। ऊपर बताई गई बातों से लग रहा है कि कुकी और चीन लोगों की वजह से समस्या हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं एक और मुद्दे पर जो इन सभी मुद्दों की वजह है और वो है रोजगार का मुद्दा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS की 2021-22 का डेटा कहता है कि जहां नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 है वहीं मणिपुर में ये दोगुने से भी ज्यादा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगार मणिपुर में है और उसमें से भी वे लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं यानी नागा और कुकी, उनमें मणिपुर का जो एवरेज 9.1 है उससे भी ज्यादा 9.5% बेरोजगारी दर है। जहां मैतेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां बेरोजगारी दर 7.6 है। हालांकि मैतेई लोगों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन नागा और कुकी समुदाय के लोगों से बेहतर है। जाहिर सी बात है कि जहां बेरोजगारी होगी वहां पैसे कमाने के दूसरे तरीकों के बारे में यूथ सोचता है और कई बार ऐसे कामों में फंस जाता है जो अवैध होते हैं, बंदूक उठा लेता है और पावरफुल लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। और यही मणिपुर की भी कहानी है। इस जलती आग में मैतेई कम्युनिटी के लोगों को ST स्टेटस दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले ने घी का काम किया और मणिपुर जलने लगा। क्या इसे रोका जा सकता था? बिल्कुल, लेकिन वो काम कैसे बंद हो जाएगा जहां से पार्टी फंड में अपूत पैसा आ रहा हो, साहब की कुर्सी सलामत रहे, यूथ नशे के कारोबार में फंसता रहे, नशा करके मरता रहे। जो नशे के कारोबार को बंद कराने के लिए आगे आए वो नौकरी से हाथ धोए। मुझे पता है कि मणिपुर अब लोगों के जहन से बाहर होने लगा है, टॉपिक पुराना हो गया है, लेकिन बीतते वक्त के साथ ये वीडियो और रेलिवेंट होता जाएगा क्योंकि जो कहानी अभी आपको मैंने सुनाई हो मणिपुर में ही खत्म नहीं होती है। इस खबर के मुताबिक पिछले 8 साल में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में हैं जो ड्रग्स लेते हैं। 10 साल से 17 साल तक की उम्र के 1,58,00,000 बच्चे अपने देश में हैं जो ड्रग्स के आदी हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। यही हाल रहा तो हम विश्व गुरु बने न बने ड्रग गुरु जरूर बन जाएंगे। इसलिए इसे समझने की जरूरत है। आवाज उठाइए क्योंकि मणिपुर की कहानी मैंने कहा कि सिर्फ मणिपुर में खत्म नहीं होती है। एक अपील मणिपुर के लोगों से भी करना चाहता हूँ कि सरकार को कोई खास परवाह नहीं है आप लोगों की, इसलिए आप लोगों को अपने लेवल पर ही चीजें सुलझानी चाहिए। मैतेई लोगों को समझना होगा कि कुकी, चिन और जोमी समुदायों के साथ आप हमेशा से भाई भाई की तरह रहते आए हैं। साथ मिलकर रहने में ही भलाई। किसी इंसान को अपने से कमतर समझना ठीक नहीं है, उसको बाहरी बताना ठीक नहीं है। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और जो लोग पहाड़ों पर अफीम की खेती करते हैं, खासकर कुकी समुदाय के लोग, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जिन देशों ने अफीम का कारोबार किया वो सब बर्बाद हो गए, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोलंबिया। इसलिए इस तरह के कामों में अपना भविष्य बिल्कुल न तलाशें। उम्मीद करता हूं कि दोनों समुदाय के लोग समझेंगे, एक साथ बैठेंगे और बातचीत से हल निकाल लेंगे। मणिपुर में
जल्द ही शांति की उम्मीद भी मैं करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।